प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे अम्बेडकर साहब के बारे में 2 वीडियो अपलोड की हैं और ये उसका 3rd और फाइनल पार्ट है। हालांकि साथियों ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनको 3 वीडियो में समेटा जा सकता है, क्योंकि वो तो इतने विशालतम व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि उनके बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए वो भी आपका कम होगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति कि शब्दों की हमें जो है कमी पड़ जाती है। हमें समझ नहीं आता कि क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम चंदन को उसकी शीतलता की वजह से जानते हैं, तो चंदन कभी ये कहता नहीं कि वो शीतल है। मैंने आपसे कहा था कि फूल अपनी खुशबू के बारे में कभी बयान नहीं करता, और जो गन्ना है वो कभी अपनी मिठास के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम होता है, सब इस बारे में जानते हैं। तो ये नाम इतना बड़ा है, ये अम्बेडकर शब्द इतना बड़ा है कि आमतौर पर उसके बारे में जितना भी कहा जाए मोस्टली वो बहुत ही कम लगता है, बहुत ही छोटा लगता है। और कोई भी क्रिएटर हो या कोई भी आपका इनके बारे में बताने वाला व्यक्ति हो, तो मैं नहीं समझता कि वो परिपूर्ण कभी इनको कर पाएगा। तो मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने 3-4 घटनाक्रमों के बारे में बताऊंगा। नंबर पहला तो यह है कि उनका जो शादीशुदा जीवन था वो कैसा था। अम्बेडकर साहब की शादी साथियों बहुत अर्ली एज के अंदर हो गई थी। मात्र उनकी उम्र जो है उस समय 15 साल की थी, और उनकी जो पत्नी थी रामाबाई जी, उनकी उम्र मात्र जो है 9 साल की थी। तो बहुत जल्दी में उनके जो है शादी कर दी गई थी, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि पुराने समय में शादियां बड़ी जल्दी हो जाया करती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि ये घर में सबसे छोटे थे, यानी अपने मदर फादर की ये 14वीं संतान थे। 13 भाई बहन और थे ये, इनको मिला करके कुल 14 थे। तो 14वीं संतान थे ये, तो नेचुरली है सारे घर का जो प्यार है वो मोस्टली ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि छोटे के प्रति कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसी प्रकार का लगाव इनके प्रति भी था। तो 15 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हो गई, यानी जो फर्स्ट मैरिज थी वो आपकी हुई मात्र 15 साल की उम्र में। किनके साथ में? रामाबाई जी के साथ में। और उसके बाद इनका ग्रस्त जीवन जो है लगातार चलता रहा, लेकिन अचानक भाग्य ने करवट ली और उनकी जो पहली पत्नी थी साथी वो बहुत बुरी तरह से बीमार रहने लगे। उनका स्वास्थ्य डे बाई डे बिगड़ता चला गया और 1935 में वो इस परलोक सिधार गई, इस दुनिया से चली गई। तो उसके बाद अम्बेडकर साहब जो है अकेले रह गए। कहने का मतलब है कि पत्नी का जो साथ था वो छूट गया। उस समय वो संविधान की रचना जो है बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी, और संविधान की रचना कोई मामूली जो है दस्तावेज नहीं है साथियों, क्योंकि 12,000 पन्नों का वो एक लिखित दस्तावेज है। और सबसे गजब की बात आपकी यह है कि वो इस तरीके से लिखा गया है कि हमारे देश की आबादी जो आज भी 135-40 करोड़ है, उन सब के ऊपर वो फिट बैठता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी बुद्धिमत्ता जो है कितनी सर्वश्रेष्ठ रही होगी। तो ये उनकी पहली शादी हो गई। उसके बाद आपका क्या हुआ कि सेकेंड मैरिज उनके जीवन के अंदर आई। और सेकेंड मैरिज कैसे आई कि एक लेडी हुआ करती थी जिनका नाम था शारदा रामाराव कबीर, जो पेशे से जो है एक डॉक्टर हुआ करती थी और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। तो बाबा साहेब का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लग गया 1935 के बाद, और मोस्टली जो है वो डायबिटिक के पेशेंट थे। मधुमेह उनको रोग हो गया था। मधुमेह साथियों एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर ब्लड शुगर भी हम इसे कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो बॉडी है हमारी, उसका जो ब्लड है उसके अंदर जो शर्करा है यानी चीनी है उसकी मात्रा काफ़ी बड़े पैमाने पर हो जाती है, और इससे बहुत सारी जो इंडाइजेशन है वो आपका शुरू हो जाता है, यानी लीवर फंक्शन आपके जो है इधर उधर हो जाते हैं, जो पैंक्रिया का सिस्टम है वो आपका बिगड़ जाता है। तो सेम घटनाक्रम इनके साथ में हो रहा था। अब अम्बेडकर चूँकि इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे, उनको ये समझ नहीं आया कि यार जीवन को आखिर ऐसे चलाया कैसे जाए। तो उन्होंने साथियों कहा कि अगर मैं यार कोई लेडी लुक आफ्टर के लिए रखता हूँ तो लोग जो है सैकड़ों प्रकार की बातें बनाते हैं, कई प्रकार की बातें हो जाएंगी। तो उन्होंने इस एवज में 15 अप्रैल 1948 को जो शारदा रामाराव कबीर थी इनके साथ में शादी कर ली। अब वो चूँकि ब्राह्मण थी तो बहुत सारे जो उनके परिवार वाले लोग थे और जितने भी अम्बेडकर साहब को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। लेकिन अम्बेडकर साहब ने अपनी किताब में स्वयं लिखा है कि जो ये शारदा रामाराव कबीर थी, जिनका नाम बाद में सविता अम्बेडकर जो है कर दिया गया आफ्टर मैरिज के, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि
इनकी जो दूसरी पत्नी है उन्होंने इस तरीके से इनकी देखभाल की कि उनकी ज़िंदगी के कम से कम 8-10 साल जो है और बढ़ा दिए, 8-10 साल और इंक्रीज कर दिए। इतना बढ़िया तरीके से उनको जो है देखा, उनका लुक आफ्टर किया, उनकी केयरिंग की। अब साथियों, ये जब सेकंड मैरिज इनकी हो गई तो आमतौर पर सेकंड मैरिज से इनके जो कोई भी व्यक्ति थे, जो इनके परिवार वाले लोग थे या जो अम्बेडकर साहब को फॉलो करने वाले लोग थे, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि यार ब्राह्मण लड़की है, और चूंकि अम्बेडकर साहब जो है दलित समुदाय से बिलोंग करते थे तो उन्होंने बिल्कुल भी जो है इसका विरोध किया, वो इस बात के लिए जो है सहमत नहीं हुए। लेकिन आखिरकार ये रिश्ता जो है लगातार चलता रहा और इस लेडी ने काफ़ी बड़े सेक्रीफाइस जो है इनके लिए किए और बहुत सारी मेहनत इनके साथ में की। और बहुत जगह इन्होंने, जब वो संविधान को प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय भी हर तरीके से इनको हेल्प किया। इनको जितनी केयरिंग की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा केयर इनकी जो है की। ये आपका सेकेंड एपिसोड हो गया। उसके बाद जो है नंबर दूसरा है कि उनको बाबा किसने कहा, कहते हैं ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो आमतौर पर नंबर सेकेंड एपिसोड है कि उनको बाबा साहेब जो है किसने कहा। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे साथियों, जो उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनके बहुत बड़े अनुयायी थे, और आमतौर पर उन शख्स का नाम था सीबी खैरमोड़े। तो सीबी खैरमोड़े साहब जो है बहुत ज़्यादा अंबेडकर साहब को मानते थे। तो उन्होंने 1927 के अंदर, जब मात्र इनकी उम्र जो है 36 साल की थी, भीमराव अंबेडकर साहब की, तो इनको एक विशेष नाम दिया और वो नाम था आपका बाबा का। बाबा का मतलब हम पता किसे कहते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनमें बहुत सारी समझ होती है, अकल होती है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, धीर होते हैं, चिंतनशील होते हैं, बहुत सोच समझ के परिवार के बारे में कोई फैसला करते हैं, उनको एकीकृत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस एवज में उनका नाम क्या पड़ गया, बाबा। तो तब से भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर साहब के आगे बाबा साहेब का इस्तेमाल किया जाने लग गया। और ऐसा साथियों इसलिए किया गया क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, एकाग्र थे, लक्ष्य 24 घंटे उनकी आंखों के अंदर रहता था, आमतौर पर धीर और गंभीर व्यक्ति थे, एक बुजुर्गों की समझ उनके पास में हुआ करती थी। तो इस एवज में उनके नाम के आगे बाबा लग गया, यानी बाबा साहेब वो हो गए। और ये नाम किसने दिया, सीबी खैरमोड़े ने, जो अंबेडकर साहब को फॉलो करते थे। और ये घटनाक्रम हुआ 1927 के अंदर। क्लियर है। अब उससे अगला है आपका कि बौद्ध धर्म। देखिए, बाबा साहेब अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें पता था, क्योंकि वो बचपन से ही इस प्रकार के मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे थे। कई मेंटल और फिजिकल टॉर्चर उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखे थे, खास तौर पे किसको लेके, जातिवाद को लेकर के। क्योंकि जातिवाद हिंदुस्तान के अंदर उस समय बहुत भयंकर तरीके से साथियों जो है भरा पड़ा था। और ऐसा बहुत सारा जिक्र हमें जो है महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है। बहुत सारे पुराने एपिसोड अगर हम देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। तो जातिवाद इतना प्रबल था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब यह है कि पूरे के पूरे समाज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। वो 4 हिस्से कौन थे भाई, ब्राह्मण हो गए, आपके क्षत्रिय हो गए, आपके वैश्य हो गए और आपके शूद्र हो गए। तो इस वर्ण व्यवस्था से खिन्न होकर के अंबेडकर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। और आमतौर पर उन्होंने कहा भैया यहाँ पर जो है जीवन काटना बड़ा मुश्किल है। मतलब बात उनकी नहीं है, वो तो बहुत ही नेम और फेम वाले व्यक्ति थे, लेकिन पहले तो नहीं थे ना। तो उन्होंने जो जो उत्पीड़न झेला था, उनको ये लगा कि जो आने वाली जनरेशन है कहीं उनके साथ में भी यही प्रकरण जो है ना हो। इन बातों से खिन्न और दुखी होकर के उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 5 लाख लोगों के साथ में। यानी 14 अक्टूबर को जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उस समय 5 लाख लोगों ने उनके साथ में ज्वाइन किया। फिर 15 अक्टूबर को 2 लाख लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया और फिर साथियों 16 अक्टूबर को 3 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ में 10 लाख लोगों ने एक व्यक्ति के कहने पर उनके विचारों से सहमत होकर के बौद्ध धर्म को कबूल किया। ठीक है। अब जो सबसे लास्ट और फाइनल जो एपिसोड है वो है उनकी मृत्यु का। देखिए, उनकी मृत्यु के बारे में तरह तरह की बातें जो है की जाती हैं। उनमें साथियों सत्यता कितनी है ये वो परमात्मा जाने या ये फिर उनकी आत्मा ही जाने। लेकिन आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि कोई राजा था, कहते हैं भरतपुर का, जिनका नाम जो है बच्चू सिंह था। तो एक बार जब पार्लियामेंट में जो है सारे लोग बैठे हुए थे तो तभी नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों पार्लियामेंट के अंदर आए। तो सारे लोग उनके अभिवादन में खड़े हो गए, सबने उन्हें दुआ सलाम की। तो एक व्यक्ति जो है बैठा रहा और उस व्यक्ति का नाम क्या था, बच्चू सिंह था। तो जब वो व्यक्ति बैठा रहा तो अम्बेडकर साहब ने नेहरू जी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चू सिंह है और भरतपुर के राजा हैं ये। तो अम्बेडकर साहब ने कहा यार गजब की बात हो गई,
अब उन्होंने किस एवज में कहा इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्होंने कहा रजवाड़े चले गए, राजपाट चले गए, भारत जो है रिपब्लिक हो गया, लेकिन अभी तक जो राजाओं का घमंड है वो कम नहीं हुआ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतनी बात कहते हैं, सुनते ही जो बच्चू सिंह थे उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, यानी रिवॉल्वर निकाली और बाबा साहेब के ऊपर गोली चला दी। ये कुछ लोगों का कहना है, इसमें सत्यता है या नहीं, नोबडी नोज अबाउट इट। मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। और वही पिस्टल उन्होंने बाद में नेहरू जी के करे सीने में तान दी और कहा कि बोलिए मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अब नेहरू ने इसके बारे में क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हुआ क्या कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर बंसल। तो बंसल साहब ने, R.H. बंसल ने, जो एक RTI कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो राष्ट्रपति सचिवालय है उनको एक चिट्ठी लिखी जी। और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि सर आप एक बात बताइए कि अम्बेडकर साहब की मृत्यु कैसे हुई। उनकी जो मृत्यु थी वो प्राकृतिक थी या उनकी मृत्यु जो है किसी षड्यंत्र के तहत में थी, या उनकी मृत्यु उसी प्रकार से थी जैसे अभी मैंने एपिसोड की बात की। और जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या आपने उसका पोस्टमार्टम करवाया, और अगर करवाया तो वो रिपोर्ट कहाँ है। ये चिट्ठी किसने बोली? R.H. बंसल ने, जो एक RTI कार्यकर्ता है, वो उन्होंने भेज दी राष्ट्रपति सचिवालय को। अब राष्ट्रपति सचिवालय ने वो जो चिट्ठी थी, जो RTI का पूरी की पूरी जानकारी थी, वो एज इट इज भेज दी गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय ने भी इसके बारे में बड़ी जो है माथापच्ची की, बड़ा उन्होंने सर्चिंग की और उसके बाद उन्होंने अम्बेडकर ट्रस्ट को ये सारी की सारी चीजें भेज दी। तो ओवरऑल रिजल्ट इसका ये निकला कि आज तक ये नहीं पता कि अम्बेडकर साहब की वास्तविक मौत जो है किस प्रकार की हुई थी। ये उन सूचनाओं के ऊपर आधारित होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं जो अभी तक उनके बारे में बताई जाती हैं या कही जाती हैं। इसमें सत्यता का प्रमाण कितना है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि साथियों सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई कोई आदमी संसद भवन में पिस्टल लेके कैसे जा सकता है, और फिर कोई आदमी इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर, जो भारत के कानून मंत्री हैं, उनके ऊपर बंदूक कैसे तान सकता है या गोली कैसे चला सकता है, और प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे जो है बंदूक को जो है तान सकता है, और फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई कैसे नहीं होती। ये सारे सवाल अपने आप में बड़े जो है खराब सवाल हैं और समझ नहीं आता कि मतलब आखिर ऐसा हुआ भी होगा या नहीं, बट कुछ लोगों का कहना है। अब कई जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर साहब को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जी जो सविता अम्बेडकर थी ना, उनकी दूसरी पत्नी, कहने लगे जी इन्होंने मारा है अम्बेडकर साहब को। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण थी और इन्होंने बदला लिया है अम्बेडकर साहब से। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? लेकिन उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगे। अब जवाहरलाल नेहरू साहब को इंसिस्ट किया गया कि देखो जी इस लेडी ने जो है अम्बेडकर साहब को मारा है, इसके ऊपर कमीशन बिठाइए। अब एक जांच आयोग बैठा, उन्होंने ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन की। फाइनल रिजल्ट सर ये निकला कि जो आपकी सविता अम्बेडकर थी वो निर्दोष साबित हुई। इसके विषय में भी कोई पुख्ता जानकारियां किसी के पास नहीं है। बाद में नेहरू जी ने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने और इंदिरा गांधी ने इन लेडी को, किनको, सविता अम्बेडकर को राज्यसभा की सीट भी ऑफर की, लेकिन इस लेडी ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। इन्होंने कहा जी देखिए ऐसा है कि मेरे जो पतिदेव थे, यानी जो अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने कभी भी कांग्रेस की पॉलिसियों को फॉलो नहीं किया। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम अनेबल टू ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। नहीं जा सकती जी, सॉरी सर, ठुकरा दिया। नेहरू जी ने कह रहे उनको और भी सरकारी बड़ी बड़ी नौकरियों के बारे में जो है बोला कि मैम आप जो है इनको ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया। जो अम्बेडकरवादी लोग थे उन्होंने आमतौर पर सविता अम्बेडकर को, जो मॉन्यूमेंट था अम्बेडकर साहब का, वहाँ से बाहर कर दिया। उसके बाद वो मेहरौली में किसी फार्म हाउस में उन्होंने अपना जीवन बिताया और उनकी मृत्यु हुई आपकी जो है 2003 के अंदर। इस दुनिया से वो सिधार गई। कौन? सविता अम्बेडकर। उनका जो लास्ट ईयर था वो उन्होंने 2003 में 24 मई को साथियों जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया। तो आमतौर पर अभी तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई भी इसके विषय में नहीं जानता कि वास्तव में जो अम्बेडकर साहब थे उनकी जो मृत्यु है वो किस प्रकार की हुई। और अगर सिंपल तरीके से इसे ऑब्जर्व किया जाए तो उन्हें चूंकि डायबिटीज़ थी, बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी ब्लड शुगर हो गया था। ये मेजर रीजन था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। अब इन सारे तथ्यों के साथ में हकीकत क्या है या कितनी है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तो साथियों, ये
3 पार्ट के अंदर मैंने वीडियो आपके सामने रखी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें उन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में मोस्टली बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो मैं कौशिक नौगाई आपसे एक बार फिर वही पुराना गाना दोहराता हूं, और वो गाना क्या है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। और मैं बार बार आपका ज्ञान वर्धन इसी प्रकार से करता रहूँगा, आपका नॉलेज इसी तरह से इंक्रीज करता रहूँगा, समय के साथ साथ में नए नए व्यक्तियों और नई नई शख्सियतों के बारे में बता करके। स्वस्थ रहिए, आरोग्य रखिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और थोड़ी कृपा दृष्टि हम पर भी बनाकर रखिए। नमस्कार।